बिहार के मुख्यमंत्री जो कल थे आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। मतलब ये जब तक की सरकार है तब तक, जब तक कि जो अगला चुनाव ना होता है तब तक के। बदला क्या? मुख्यमंत्री वही रहे क्या चेहरा वही रहे, सिर्फ बदला क्या पक्ष और विपक्ष। उसमें भी आधे जो थे वह पक्ष में हैं और आधे विपक्ष में हैं। यानी कि जो पहले विपक्ष में बीजेपी थी अब वह पक्ष में आ गई है, और आरजेडी जो कल पक्ष में थी आज के विपक्ष में बैठ जाएगी। और जेडीयू और नीतीश कुमार कल भी के मुख्यमंत्री थे और पक्ष में थे, आज भी वह मुख्यमंत्री हैं और पक्ष में हैं। तो यहाँ लड़ाई जो हुई वह किन दोनों के बीच में हुई कि आरजेडी और बीजेपी। क्योंकि नीतीश कुमार कल भी के मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सिर्फ बीजेपी और आरजेडी को देखें तो यहाँ पे आरजेडी को लॉस हो रहा है और बीजेपी को फ़ायदा। मतलब आज के समीकरण में जो आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं इसमें। लेकिन अब नीतीश कुमार को कौन सा नाम देना पसंद करेंगे? आप क्या बोलेंगे? जिस तरह से ना नीतीश कुमार का एक सुशासन बाबू का नाम दिया जाता था, तो सुशासन बाबू से बढ़कर के अगर उन्हें कुशासन बाबू कहा जाए तो इसमें क्या कोई दो राय हो सकता है? कि जिन्हें सुशासन चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए जाना जाता था, वह इतने बार पलटी मारे हैं कि एक पलटू राम का जो सबसे ज़्यादा देश में अगर फेमस है कुछ कहने के लिए, तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह शब्द बनते जा रहा है। कि आज अगर आप कि किसी से भी पूछ ले कि देश में ना पलटू राम कौन है, तो सबसे पहला नाम आपको जो कोई भी लेगा या बोलेगा तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। क्योंकि आप नीतीश कुमार को देखे थे कि जिस बीजेपी को वह हराना चाहती थी, जिस नरेंद्र मोदी को हराना चाहती थी, जिस बीजेपी के लिए वह पूरी गठबंधन को न खड़ा कर रही थी, पूरे देश में हर एक राज्य में जा करके वहाँ के न जो क्षेत्रीय दल थे, चाहे वह सत्ता में थे या विपक्ष में थे, जो बीजेपी से या बीजेपी के सामने जो लड़ना चाहती थी, जो बीजेपी के सामने टक्कर लेना चाहती थी, उन सब पार्टी और नेताओं को एकजुट करने का जो बीड़ा उठाया था वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठाए थे। और आप देखे होंगे कि बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश, उधर तमिलनाडु के, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये सब जगह के नेताओं को, सब पार्टियों को वह एक साथ इकट्ठा कर रहे थे कि जो अगला चुनाव लोकसभा का 2024 में जो होने वाला है, इसमें बीजेपी को हराना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराना है, तो हम सारी पार्टियों को एकजुट होना होगा। तब अभी जाकर लोकतंत्र बचेगा। और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए और ये बीजेपी की तानाशाही बंद करने के लिए, इस सरकार की तानाशाही बंद करने के लिए हम सबको एक साथ एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। और इस तानाशाही सरकार को भगाने के लिए, गिराने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। आज वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तानाशाही को हटाने की बात कर रहे थे, जिस तानाशाह को भगाने की बात कर रहे थे, जिस तानाशाह की कुर्सी को गिराने की बात कर रहे थे, जिस तानाशाही के आरोप लगा करके सारे पार्टियों को इकट्ठा कर रहे थे, आज वही तानाशाह के साथ या उसी पार्टी के साथ में, ये तानाशाह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा वर्ड नहीं है, या मैं अपने शब्द को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, जो नीतीश कुमार और जो विपक्ष के नेता जो बोलते थे कि जो केंद्र की सरकार चलाई जा रही है वह तानाशाही की सरकार है और तानाशाह चला रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस मुंह से और किस विचारधारा से और किस तरीके से वह उसी पार्टी के साथ में, और जिन पर वह कल तक तानाशाह के आरोप लगाते आ रहे थे और लगा रहे थे, आज उनके साथ ही मिलकर के और सरकार बना रहे हैं। आखिर कल तक जब वह बीजेपी के लिए बोल रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उनके साथ कभी नहीं जाऊंगा। ये वीडियो आप सब लोग देख चुके होंगे या आप इसमें भी देख सकते हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। तो आज नीतीश कुमार मर गया या उनकी आत्मा मर गई, दो में से कोई एक चीज़ तो जरूर मरी है। अगर नीतीश कुमार जिंदा है तो वो उनकी आत्मा मर गई है, और अगर
क्या उनकी आत्मा जिंदा है तो नीतीश कुमार मर गए हैं। अब इसमें आप लोग ही डिसाइड कीजिए और समझिए कि आज जो है जिंदा कौन है, नीतीश कुमार या उनकी आत्मा। क्योंकि उनकी आत्मा अगर ज़िंदा होती तो शायद जिस तरह से वह प्रहार कर रहे थे बीजेपी पर और केंद्र के नेताओं पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और अमित शाह पर, तो इतने प्रहार के बाद शायद कुछ शर्मिंदगी होती, कुछ लज्जा होता और आज बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाते और मुख्यमंत्री का शपथ नहीं लेते। और जिन परिवारवाद की वह बात कर रहे थे, जो कि जिन कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर, और जब वह एक भाषण दे रहे थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एक हमारे नेता हैं, जननायक हैं, और वह परिवारवाद को कभी समर्थन नहीं किया, परिवारवाद को वह कभी आगे नहीं बढ़ाया, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। उसी तरह से मैं भी अपने परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाया हूं और परिवारवाद को बढ़ावा देना यह एक तरह से देखे तो समाज में एक कैंसर की तरह है। तो जो परिवारवाद को कैंसर बता रहे थे और जो परिवारवाद को इस राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए सही नहीं बता रहे थे, जब वही परिवारवाद की पार्टी आरजेडी लालू यादव के साथ में, जब कल वह उनके समर्थन में सरकार बनाए हुए थे और जब मुख्यमंत्री बने हुए थे, तब ये सब बातें उनको क्यों नहीं याद आ रही थी। तब के परिवारवाद का नारा, परिवारवाद की जो बात थी और परिवारवाद की जो बातें गढ़ी जाती थी, यह सब कल क्यों नहीं कहा जा रहा था। जब तक उनके साथ में थे उनके सरकार, मतलब उनके साथ में थे, उनसे मिलकर के सरकार बनाए हुए थे, तब तक तो वह सब अच्छे थे और यह बोलते हुए वह नहीं थक रहे थे कि इनके पिताजी के ऊपर केस करके साजिश के तहत फंसाने का काम किया, लेकिन हम उस चीज़ को आगे नहीं आने दिए, हम उस चीज़ को रोके और इनके साथ मिल करके सरकार बनाए, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते थे। क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का, इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। तो कल तक जिस परिवारवाद की वह कसीदे पढ़ रहे थे, आज वही परिवारवाद और वही परिवार की विरोधी कैसे हो गए हैं, उसी परिवार की आज आलोचना कैसे करने लगे हैं। आखिर इस राजनीति में और कुर्सी में कि परिवारवाद, विचार, व्यक्ति या संस्थान या लोग देखे तो कुछ मायने नहीं रखता है। मायने अगर रखता है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वह है कुर्सी, कि हम कुर्सी से कैसे चिपके रहें और कुर्सी पर हम कितने लंबे समय तक बैठे रहें और शासन करते रहें। अब ये बात यहीं तक नहीं, अब बात आती है बीजेपी की। आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी है। जिस बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी जो केंद्र में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका भाषण धड़ल्ले से मतलब शेयर किया जा रहा है, ट्विटर पे देखे, सोशल मीडिया पर देखे, कहीं भी देखे तो यह कहते हुए वह दिख जा रहे हैं कि सुनिए नीतीश बाबू और ललन बाबू कि अब आपके साथ आपका बीजेपी के लिए आपके जो रास्ते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जब इस तरह से वह बयान देते हैं तो जनता में भी एक विश्वास जगता है कि नहीं, अब जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं वह अपने बातों पर कायम रहेंगे और कहे हुए बातों को जनता के साथ निभाएंगे। लेकिन जब अपनी कही हुई बातों पर वह नहीं ठहरते हैं, नहीं रहते हैं और नहीं निभाते हैं, और आज वही नीतीश कुमार जी को बुला करके गले में माला पहना करके उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो उनकी बातों पे कितना विश्वास किया जाए। कल तक जब बोल रहे थे इनके लिए सारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन 2-4-10 साल भी नहीं बीतता है, सिर्फ 2 साल में ही देखे तो उनके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। और इतने के बावजूद वह मुख्यमंत्री जो थे आज भी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की या उनके जगह पर किसी और को बनाने की बात नहीं की जाती है। बीजेपी बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी,
वह भी अब बोलते थे मैं अपनी पगड़ी खोल के रख दूंगा पर उनके साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। आज वही सम्राट चौधरी जो हैं वह नीतीश कुमार की कैबिनेट में मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और मिनिस्टर पद की शपथ लेंगे। तो ये सब जो नेताओं के जो कहे हुए बातें होते हैं, इस सब पर क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। और जिस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी पर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता इतना विश्वास करती है, इतना वोट देती है, इतना बहुमत से उनको जिताई है और इनको जिनको इतना मानती है, प्यार करती है, आज उन लोगों पर भी और उनके मन में भी लग रहा होगा इतना प्यार सम्मान देने के बाद भी बार बार की पलटी मारने वाले मुख्यमंत्री के साथ में वह क्यों आ रहे हैं और उनके साथ मिल करके सरकार क्यों बना रहे हैं। कि अगर राजनीति सब कुछ नहीं है, कि राजनीति सर्वोपरि नहीं है, जनता सर्वोपरि है, विकास सर्वोपरि है, विकास की बात करते हैं, विकास की राह पर चलते हैं, तो फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का झारखंड दौरा था वह दौरा कैंसिल हो जाता है, कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पश्चिम बंगाल का दौरा था वह कैंसिल हो जाता है, और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका केरल का दौरा रहता है वह भी रद्द हो जाता है। नीतीश कुमार का भी जो झारखंड दौरा रहता है वह भी रद्द हो जाता है। उधर राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा चल रहा था वह भी 2 दिनों के लिए ब्रेक लेकर के और दिल्ली आ जाते हैं। तो अगर राजनीति सब कुछ नहीं है, विकास के लिए आते हैं, विकास का कार्य करते हैं, तो यह सब घटना होने के बाद, बिहार में राजनीतिक उथल पुथल होने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो झारखंड दौरा था वह क्यों रद्द कर दिया जाता है, क्यों कैंसिल कर दिया जाता है। दौरे को लेकर के उनसे सवाल क्यों न करें, और क्यों न हमारे मन में भी सवाल आए कि जब आप के चुनाव होता है तब आपकी झारखंड की याद आती है, झारखंड का दौरा होता है, आदिवासी भाइयों की याद आती है। लेकिन जैसे ही न चुनाव ख़त्म हो जाता है, आपकी कुर्सी की बारी आती है, राजनीति की बारी आती है, तो सारे नेताओं, झारखंड और आदिवासी भाइयों को और झारखंडियों को आप भूल जाते हैं। क्योंकि अगर पिछला बार जो आप 15 नवंबर को आए थे, जब झारखंड का स्थापना दिवस था और भगवान बिरसा मुंडा की भी जयंती थी, उस दिन आप आकर के ए दल हाथों से आदिवासी समुदाय के लिए और आदिवासी वर्गों के लिए कुछ योजनाओं का आपने ऐलान किया था। वह भी अभी ऐलान जो आपने किया था वह चुनाव को देखते हुए, क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि आदिवासी बहुत से हैं, और आप आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए आप देखें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाकर के ये सब योजनाओं को ऐलान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आचार संहिता लागू थी, और आचार संहिता में आप कोई भी योजना को आप न शिलान्यास कर सकते हैं, न वहाँ लागू कर सकते हैं, न ही वह आप ऐलान कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को वहाँ ना जा कर के आप झारखंड आए थे, और झारखंड में आकर उस योजनाओं को आपने ऐलान किया, और क्या उसका फ़ायदा भी हुआ कि आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश फुल बहुमत से न जीते, राजस्थान भी आप फुल बहुमत से जीते। तो अब लोकसभा चुनाव जो है वह धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है, तो यही सब लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप फिर झारखंड आ रहे थे, और झारखंड में आकर के अपने चुनावी दौरों का, चुनावी फ़ायदों का, चुनावी जो आपकी जनसभा थे ये सब आप करना चाहते थे और करते। लेकिन जब देखे कि न चुनाव से पहले ही हमारी सरकार जो है वह बिहार में बन रही है और बिहार में बनाई जा रही है, तो झारखंड का दौरा क्यों करें, और झारखंड की जो दौरा होती है वह रद्द कर दी जाती है। तो हम सब क्यों ना कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कि चुनावी दौरा करने आते हैं, चुनावी जनसभा करते हैं, और चुनावी दौरा जनसभा करने के बाद झारखंड से उससे उन्हें कोई मतलब है नहीं, झारखंडियों से कोई मतलब है नहीं, झारखंड वासियों से कोई मतलब है नहीं, अपना चुनावी दौरा करते हैं, चुनावी में आते हैं और चुनावी जनसभा कर करके और वापस चले जाते हैं। अब जबकि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि नीतीश कुमार जी इतने बार पलटी मार चुके हैं कि अब जनता में भी विश्वास नहीं रह गया है, और वह धीरे धीरे विश्वास जो है वह पूरा खोते जा रहे हैं। उसके बावजूद बीजेपी और आपके जो पार्टी हैं उनके साथ जाने के लिए और उनके साथ सत्ता में आती है और उनके साथ मिल करके सरकार बनाती है। अब अगली बार जब जनता आपको भी वोट देगी, बीजेपी को वोट करेगी, तो क्यों ना उनसे भी सवाल करेगी कि आपके बिना कहे गए बातों पे और किए गए बातों पे या जो आपने वादे किए हैं यह सब पर कितना विश्वास किया जाए। क्योंकि हम लोग को तो वोट देने का 5 वर्ष में सिर्फ 1 वर्ष समय मिलता है, हम लोग सिर्फ 1 बार वोट देते हैं, लेकिन इन 5 वर्षों में आप ना जाने कितनी बार सरकार की इधर से उधर, कभी इसके साथ तो
तो कभी उसके साथ जा कर के न सरकार बनाते हैं। लेकिन हम जनता जो ठगा हुआ महसूस करते हैं वह आप नेताओं को क्यों समझ में नहीं आता है। आखिर जनता को जब एक बार वोट देने का मौका मिलता है फिर इन नेताओं को बार बार पक्ष और विपक्ष बदलने का मौका क्यों दिया जाता है। तो अब इस तरह से जो बीजेपी की साख हैं, बीजेपी के नेताओं के जो साख हैं वह भी न सवालिया निशान में हैं और उन पर भी सवाल क्यों न किया जाए कि आप जिस तरह से बोल रहे थे वह सब अब कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। आप ये सब राजनीति को देखते हुए जो असरुद्दीन ओवैसी हैं उनकी भी आप बातों को सुने। अगर वह कुछ इस तरह से न कटाक्ष कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, तो ये सब बातों में कहीं ना कहीं दम है। और जब इस तरह से राजनीति होंगे, इस तरह से नेता पलटी मारेंगे और पलटू राम जब कहलाएंगे, तो लोग इस तरह से बोल भर के। मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते, तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते, तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? तो इस तरह से लोग बोल बोल करके और उन्हें कुछ ना कुछ तुम चाहे क्या है कि वह मज़े ले रहे हैं या चिढ़ा रहे हैं या जो भी करे कटाक्ष कर रहे हैं। और जो तेजस्वी यादव कहते थे कि आरसीपी सिंह जो केंद्रीय नेता हैं वह सरकार गिराने की न कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार में आइए डंडा लेके हम ठंडा देंगे। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे, महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। जिस आरसीपी सिंह को वह ठंडाने की बात करते थे, अब क्या तेजस्वी यादव खुद ठंडा पड़ते जा रहे हैं? अब वह कहाँ डंडा चला गया? और जिसे ठंडाने की बात करते थे अब किन को ठंडाएंगे और क्या करेंगे? बाकी आप सब नेताओं को सुनिए और देखते रहिए कि पिछले बार उन्होंने क्या क्या कहे हैं और क्या क्या बोले हैं। आप सबको देखिए और समझिए कि आखिर नेता किस तरह से पलटी मारते हैं। और जो पलटू राम यानी जो भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा, जब बच्चों को न पढ़ाया जाएगा, तो नीतीश कुमार की उपलब्धियों में यह चीज़ ज़रूर एक उपलब्धि है। अगर नीतीश कुमार के आज नाम ले तो उपलब्धि के नाम पर कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन एक पलटू राम की जो उपलब्धि है और उपाधि है उन्हें ज़रूर मिल गया है। और यह उपाधि उनको अब ताउम्र रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। और जो सुशासन बाबू का उनका जो एक क्या इमेज था, जो उनका व्यक्तित्व था, वह सुशासन के रूप में ना जान करके अब कुशासन के रूप में जानेंगे। और एक कुशासन बाबू के रूप में हम सब उनको जानेंगे। और सुशासन बाबू अब कुशासन बाबू बन जाएंगे, या कल तक जो भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी कर रहे थे, आज वह सुशासन बाबू बन जाएंगे। अब आप भी देखिए इस सुशासन बाबू का जो कुशासन वह किस तरह से न चलता और बढ़ता है। बाकी आप सब जनता भी इस पर अपना जो विचार है वह कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।